हे एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये जो पीडीएफ है हमारे जीके का, तो 260 के अराउंड इसमें क्वेश्चंस थे और 110 यानी 110 तक मैं इसके क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। और इसके अलावा थोड़ा सा हमने जीके भी डिस्कस किया था इसका, और आज हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। और जैसा कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि जो पीडीएफ है वो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होंगे, वहाँ से आप लोग इसको पीडीएफ को ले लेना और इसको पढ़ लेना खुद से भी, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले। और कमेंट आता है कि टेलीग्राम ग्रुप कहाँ से ज्वाइन करें। तो जब आप मेरा चैनल ओपन करते हैं तो आप जब ऐसे मतलब इसे स्लाइड करेंगे इस साइड में, तो अबाउट का एक सेक्शन आता है, वहाँ पे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है और इसके अलावा वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, तो आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, पीडीएफ वगैरह आपको व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगी। और व्हाट्सएप पे मीन्स आपको मांगनी पड़ती है किसी से, कोई ना कोई तो भेज ही देता है। ठीक है, और इसके अलावा टेलीग्राम पे तो मैंने अपलोड की ही हुई है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 111 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो इसका आंसर है अल्टीमीटर। एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं, एक कमेंट आया था मुझे कि एक क्वेश्चन था, अभी मैंने कल जो वीडियो अपलोड की थी, क्वेश्चन था कि जो राजस्थान सॉरी क्वेश्चन था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो ये राजस्थान और यूपी में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो इसका आंसर राजस्थान ही है। यूपी सबसे बड़ा राज्य नहीं है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है यूपी। लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात करें हम, तो हमारा जो आंसर है वो राजस्थान होगा, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज्ड मत होइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 है हमारा, फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस माध्यम में होता है? तो उसकी किसी माध्यम में होता है, तो उसका जो है ग्रहणशीलता में। ध्वनि तरंगे हैं, तो ध्वनि तरंगे हमारी कौन सी होती है? वो अनुदैर्ध्य होती हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो उत्तल लेंस उपयोग में लाया जाता है। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। जो गाड़ियों में शीशे लगे होते हैं, जो सॉरी मिरर लगा होता है जो, उसमें कौन सा लेंस यूज़ होता है, अवतल या उत्तल? ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 115 है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा ठहरा रहता है, तो वह दिशा है, तो वो दिशा है उत्तर दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 116 है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवचक्षण करते हैं? तो CO2 का। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है। विद्युत मात्रा की इकाई है, तो विद्युत मात्रा की इकाई कूलाम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 118 है, 1 किलोग्राम राशि का वजन है, तो 1 किलोग्राम राशि का वजन है 9.8 न्यूटन। एक्सरे के आविष्कारक कौन थे? तो आपका एक टॉपिक है भी सिलेबस में आविष्कारक वगैरह का, तो एक्सरे के आविष्कारक थे रंजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 है, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है, तो नाड़ी जब देखता है हाथों की, तो डॉक्टर क्या जानना चाहता है? तो डॉक्टर हृदय की धड़कन उससे पता करता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित में से कौन आवेश की इकाई नहीं है? इन्होंने नहीं पूछा है, तो फेराडे है, कूलम्ब है, फ्रैंकलिन है, बट एम्पियर या सेकेंड नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है, कितनी होती है? 46 होती है। ठीक है, 23 एक 123 क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष इसमें सर्वाधिक समीप है, तो 10 का 16 मीटर। ठीक है, उसके बाद है 124, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो नारंगी होता है। क्वेश्चन नंबर 125 है, निम्नलिखित में से कौन एक कीट के शरीर से निकला स्राव है? तो वो है लाख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु किसी नगर की वायु को, जहां बहुत अधिक संख्या में मोटर कारें आदि हो, प्रदूषित करती है? तो इसका जो आंसर है वो है सीसा। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं आपको, जो रीजनिंग का है, रीजनिंग और मैथ का जो जनरल एप्टीट्यूड, जो मेंटल एप्टीट्यूड आपका पूछा हुआ है,
तो उसके मैं सिर्फ एक सजेशन के लिए, एक हेल्प के लिए मैं वो क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको ग्रुप में भेज दूँगी। तो उससे आप लोग आइडिया ले लेना कि इस टाइप से आते हैं, क्योंकि ज़्यादा इतना हाई लेवल का आएगा नहीं मैथ्स और रीजनिंग। तो बिल्कुल बेसिक बेसिक आएगा। और अभी मैं थोड़ा-सा आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अभी क्या हो गया है कि जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके अंदर जो रीज़निंग भी आती है, तो वो कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं कि ऐसे होगा तो क्या होगा और क्या होना चाहिए, ठीक है? तो उसमें क्या है कि आपको अपनी रीज़निंग लगानी है बिल्कुल ऐसे दिमाग से। और हमें ज़्यादा वहाँ पे दिमाग नहीं दौड़ाना होता, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, जब हम कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, तो उसके अंदर हमें क्या करना है, जो हमें सिचुएशन दी है हमें उसी सिचुएशन को सच मानना है और उसी के हिसाब से हमें क्या करना है, आंसर करना है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता या ऐसा होना चाहिए, हमें होना चाहिए या हो नहीं सकता, ये सब साइड में रखते हुए जो हमें वहाँ पे सिचुएशन दी गई है हमें उसको सच मानते हुए आंसर करना है। ठीक है, होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 127 पे आ जाओ आप लोग। सॉरी 126 रह गया। 126 है हमारा, निम्नांकित में से कौन सी धातु किसी नगर की वायु को जहाँ बहुत अधिक संख्या में मोटर कार्य आदि प्रदूषित करती है? तो इसका जो आंसर है वो है सीसा। क्वेश्चन नंबर 127 है, परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन कठोरतम है? तो हीरा कठोरतम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो अ, पित्त का निर्माण यकृत में या पित्ताशय की थैली में? जो पित्त हमारा बनता है, आई थिंक इसका डाउट है मुझे, क्योंकि जो आंसर की मैंने देखा है तो उसमें तो यकृत दिया हुआ है। तिल्ली पेनक्रियास तो बिल्कुल भी नहीं होगा। पित्ताशय की थैली में हमारा पाचन रस बनता है, तो शायद इसका यकृत आंसर है। ओके, तो आंसर के में यकृत है, बट मुझे इन दोनों में डाउट है। अगर किसी को प्लीज़ कंफर्म आंसर पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 130 है, एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 132 है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, तो थर्मोस्टेट का क्या कार्य है रेफ्रिजरेटर में? तो यह एक समान तापमान को बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 133 है हमारा, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न किससे होती है? नाभिकीय संलयन द्वारा। द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं, तो कलाई घड़ियों में भी, पॉकेट कैलकुलेटर में भी और प्रदर्शन युक्तियों में भी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 135 है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक क्या लिखा है ये सर्वाधिक, एक मिनट नोट से चेक करना पड़ेगा। वन 135। हाँ, ये अम्ल लिखा है, एक्चुअली वो पेपर ठीक से आया नहीं पूरा। सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है, तो इसका जो आंसर है वो है हमारा अमोनियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 136 है हमारा, खाद्य पदार्थों के संरक्षण हेतु निम्नांकित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो इसका जो आंसर है वो है बेंजोइक अम्ल। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने। साइनो कोबालमिन है, तो क्या है ये? विटामिन B2। निम्नांकित जोड़ों में किसका सुमेल है? तो ये तीनों गलत हैं, तो निमोनिया फेफड़े को हमारे इफेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 140, दूध एक उदाहरण है, तो दूध एक पायस का उदाहरण है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया, सफ़ेद और हरे 3 आड़ी पट्टियां हैं, ठीक है, खड़ी पट्टियां नहीं है, वो ऐसे आड़ी पट्टियां हैं। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 142, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बीच में एक गोल चक्र है, यह चक्र सफ़ेद रंग की पट्टी पर है।
किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसका है? तो वो है राज्य विधानसभा को। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 पट्टियाँ हैं, उनमें सबसे नीचे वाली पट्टी का रंग हरा है। काश इतना ईज़ी क्वेश्चन आ जाए पेपर में। ओके, हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन में कुल कितने पद हैं? 5 पद हैं, जिनमें से पहले पद को राष्ट्रीय गान के रूप में मान्यता मिली हुई है। क्वेश्चन नंबर 147, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ नामक ग्रंथ से लिया गया है, जिसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है और ये हमें पता है। 148 है, हमारे राष्ट्र चिन्ह में ऊपर 3 सिंह बने हैं और उनके नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है। तो ये जो सत्यमेव जयते है, ये कहाँ से लिया गया है या कहाँ पर उद्धृत है ये? तो मुंडक उपनिषद उपनिषद से। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, आपको पता ही है। होम गार्ड का गठन कब हुआ था? तो होम गार्ड का गठन 1962 में हुआ था। स्थल सेना के निम्नलिखित पदों में सबसे छोटा कौन सा है? तो उसका जो आंसर है वो है लेफ्टिनेंट। प्रादेशिक सेना का गठन कब हुआ था? तो प्रादेशिक सेना का गठन हमारा हुआ था 1949 में। क्वेश्चन नंबर 154 की अगर हम बात करें तो प्रादेशिक सेना में भर्ती होने के लिए क्या आयु होनी चाहिए? तो इसकी है 18 से 35 वर्ष। एनसीसी में कितने डिवीज़न हैं? तो एनसीसी में 3 डिवीज़न है। एनसीसी की फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। एयरफोर्स अकादमी हैदराबाद में है। भारतीय नौसेना कितने बेड़ों में गठित है? तो 2 बेड़ों में गठित है। वो कौन से है ये आप लोग कमेंट करेंगे। हर साल 7 दिसंबर को भारत में मनाया जाता है झंडा दिवस, ठीक है। और भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर। इसका भी मुझे डाउट है। 159 नौसेना दिवस अभी 8 नवंबर को क्या मनाया गया था? अच्छा, वो एयरफोर्स डे होता है, ठीक है। इसका जो आंसर है वो 21 दिसंबर है, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। बट देख लेना एक बार, ठीक है, अगर डाउट है मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसमें, क्योंकि नवंबर के आसपास एक डे लेकिन 8 नवंबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। चलो ठीक है, इसका आंसर जो आंसर की है उसके अंदर 21 दिसंबर दिया है, बट गलत भी हो सकता है। तो एक बार इसको प्लीज़ जिसको भी पता है, अगर यही करेक्ट ऑप्शन है तो भी कमेंट में लिख देना, और चेंज है तो भी कमेंट में लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सॉरी, क्वेश्चन नंबर 160 है हमारा। भारत की सेना के प्रथम भारतीय सेनापति थे तो कौन थे? जनरल KM करिप्पा। वीटो का अधिकार सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्यों को प्राप्त है। और मैंने अभी कल की वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि वो 5 स्थायी सदस्य देश कौन से हैं, और एक एक कैंडिडेट ने आंसर भी किया था। और थैंक यू आंसर करने के लिए, कमेंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 162 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज किस रंग का है? तो हल्के नीले रंग का है। संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठकों में आमतौर से कामकाज अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य कहाँ पर है? हेग में। क्वेश्चन नंबर 166 है, राष्ट्रमंडल के सदस्य वे देश हैं जो पहले ब्रिटेन के अधीन थे लेकिन अब स्वाधीन हैं, ठीक है। अधीन मतलब एक तरीके से मतलब उसमें क्या बोलते हैं, अरे मतलब कैद होना एक तरीके से, ठीक है। उपनिवेश होना, ठीक है, मतलब शोषित होना एक तरीके से। और स्वाधीन मतलब स्वतंत्र होना, ठीक है। सार्क जो दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, इसकी फुल फॉर्म है हिंदी में। तो इसमें कितने देश हैं? इसमें 8 देश हैं। सार्क की फुल फॉर्म आप लोग इंग्लिश में कमेंट कीजिए मुझे। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। भारत, भूटान, पाकिस्तान। तो 8 सदस्य हैं। 8 सदस्यों के नाम भी आप लोग कमेंट में लिखेंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 में स्टार्ट हुआ था, पता ही होगा सबको। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य हैं तो शक्तिशाली देशों के गुटों से दूर रहते हैं। तटस्थ सदस्य जो देश हैं जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के,
तो वो तटस्थ रहते हैं। मतलब अगर दो, जैसे अभी मान लीजिए अभी रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हुआ है, तो जो गुटनिरपेक्ष देश हैं, ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित जैसे भारत है, तो ना तो वो रूस के बारे में बोलता है, ना वो यूक्रेन के बारे में बोलता है। वो एक तटस्थ नीति अपनाता है, मतलब कि वो दोनों ही पक्ष, दोनों के साथ बातचीत है, दोनों के साथ मतलब एक सामंजस्य स्थापित करना, ठीक है। ये कहते कहते हैं ना कि मतलब अ, ठीक है, दोनों से झगड़ा नहीं होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। तो वो किसी एक का पक्ष नहीं लेता है। क्वेश्चन नंबर 171 है, जमनालाल बजाज पुरस्कार किस क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है रचनात्मक कार्य। क्वेश्चन नंबर हमारा 172 है, भारतवर्ष में प्रथम रमन मैक्सके पुरस्कार विजेता कौन था? तो आचार्य विनोबा भावे इसका आंसर है। 173, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए। अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा कब होती है? तो 5 सितंबर को होती है, और 5 सितंबर को ही हमारा जो है टीचर्स डे मनाया जाता है, और इसी दिन राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा होती है। और जो मुझे भी बहुत एक स्टार्टिंग से ही था कि हाँ, जब मैं टीचर बनूंगी तो ऐसा कुछ मुझे भी मिले। तो अभी काम जारी है, देखते हैं कब मिलेगा, बट ये भी मेरा एक सपना है कि मुझे भी मिले। चलो देखते हैं क्या होता है। बाकी आप ये बताइए कि टीचर्स डे हम क्यों मनाते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 175 है, निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? इन्होंने नहीं पूछा है। तो रसायन शास्त्र में देते हैं, अर्थशास्त्र में देते हैं, चिकित्सा में देते हैं, लेकिन गणित में नहीं मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 176, बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये कल्पना साहित्य लेखन में। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए मिला था? तो चिकित्सा शास्त्र में। सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा इसका आंसर है। धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो चिकित्सा के लिए। धन्वंतरि कौन थे? प्लीज़ कमेंट कीजिए। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार का आरंभ 1901 से हुआ था, ठीक है। उसके बाद है अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार कब से आरंभ हुआ? तो 1900, यार हिंदी इंग्लिश में बड़ी गड़बड़ होती है, 1969 से, ठीक है। उसके बाद है हमारा, निम्नलिखित किस अफ्रीकी नेता को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, अफ्रीकी नेता थे ये एक। क्वेश्चन नंबर 184 है हमारा, विज्ञान को सर्वसुलभ व सर्वोपयोगी बनाने में सर्वाधिक योगदान देने वाले व्यक्ति के नाम को किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में सम्मानित किया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार इसका हमारा आंसर है। नेहरू पुरस्कार कौन सी संस्था प्रदान करती है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस। वीरता का सर्वोच्च सम्मानजनक पदक जो शत्रु के सामने असीम शौर्य और अदम्य साहस दिखाने या आत्म बलिदान करने पर भेंट किया जाता है, उसका नाम है परमवीर चक्र। क्वेश्चन नंबर 182 की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा गया है कि प्रथम मरणोपरांत, मतलब मरने के बाद पहला भारत रत्न अलंकरण किसे प्रदान किया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, तो इसको भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 188 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल एशिया वासियों को ही दिया जाता है? तो मैग्सेसे पुरस्कार इसका आंसर है। अर्जुन पुरस्कार 1961 से स्टार्ट हुआ था। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय भानु अथैया थे। 191 है, अपर कट शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? तो वो बॉक्सिंग में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित नहीं है? तो दिलीप ट्रॉफी इसका आंसर है। डूरन मर्डेका संतोष, ये सब फुटबॉल से रिलेटेड है, लेकिन दिलीप ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड नहीं है। किससे रिलेटेड है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। फिनिश शब्द का प्रयोग खेल में होता है, तो किस खेल में होता है फिनिश शब्द का प्रयोग? तो ये ब्रिज खेल में होता है। एक दिवसीय क्रिकेट तथा टेस्ट मैचों में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो सचिन तेंदुलकर इसका आंसर है।
उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? तो विंबलडन इसका आंसर है। विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो वो है टेनिस से। क्वेश्चन नंबर 197 है हमारा, निम्नलिखित में से किस पदक का संबंध हॉकी से नहीं है? इन्होंने नहीं पूछा है, तो ऑप्शन है वर्धमान ट्रॉफी, ठीक है, आगा खां, ध्यानचंद और बम्बई गोल्ड कप, ये सब हॉकी से रिलेटेड है, लेकिन वर्धमान ट्रॉफी हॉकी से रिलेटेड नहीं है। और ये जिससे भी रिलेटेड है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। रिवर्स स्विंग एक बीमर नामक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से रिलेटेड है, क्रिकेट में यूज़ होती हैं ये शब्दावली। निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी का संबंध हॉकी से है? तो सिंधिया गोल्ड कप का संबंध हॉकी से है, ठीक है। ज्यूल्स रिमेट ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल विश्व से है, ठीक है। मनरेगा का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल, ठीक है, एशिया में। प्रथम ओलंपिक खेल का ओलंपिया ग्रीस में कब खोले गए थे? तो ये 776 ईसा पूर्व में। 203 हमारा क्वेश्चन है, 394 ईस्वी में रोम के बाद एक सम्राट ने ओलंपिक खेलों को बंद कर दिया था। स्टोरेज भी फुल हो गया फ़ोन के। तो इसको पुनः किसने शुरू किया? तो इसको पुनः शुरू किया बैरन पियरे डी कॉर्बेटिन ने। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 204, सर्वप्रथम आधुनिक ओलंपिक ध्वज कब फहराया गया? तो यह 1908 में फहराया गया था। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे 2 बार देख चुके हैं कि स्टोरेज फुल का मैसेज आ रहा है, और मेरा फ़ोन 3.5 साल हो गए हैं, एक बार भी रीसेट नहीं किया है और बहुत बुरा हाल हो चुका है फ़ोन का। और अभी इसकी स्टोरेज भी नहीं बची है कि कुछ रिकॉर्डिंग हो पाए। बट अभी जब तक ये रिकॉर्डिंग हो रहा है ठीक है। और 260 क्वेश्चंस हैं। अगर बीच में रिकॉर्डिंग, क्योंकि अपने आप ही रुकेगी, मैं रोकूंगी नहीं इसको, ठीक है। अगर पूरी हो जाती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ नहीं होती है तो जितने हो जाएंगे मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। और बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे मैं PDF डालूंगी, उसमें से आप लोग देख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 204 है, सर्वप्रथम आधुनिक ओलंपियाड ध्वज कब फहराया गया था? तो 1908 में। ग्रैंड स्लैम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कब और कहाँ खेले गए थे? तो एथेंस में 1896 में। क्वेश्चन नंबर हमारा 207 है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो जूडो है। भारत में खेल संबंधी 2 राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट हैं, एक नेताजी सुभाष बोस के नाम से पटियाला में, दूसरा किसके नाम से है? ग्वालियर में। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा रानी लक्ष्मीबाई। सबसे बड़े मैदान में खेला जाने वाला खेल कौन सा है? तो पोलो इसका आंसर है। लॉन टेनिस जाल की ऊंचाई कितनी होती है? तो लॉन टेनिस जाल की ऊंचाई 3 फुट 6 इंच होती है। अ सूटेबल बॉय किसने लिखी है? तो विक्रम सेठ ने लिखी है। कैंटबरी टेल्स जॉफ्री चासर ने लिखी है। और इसके अलावा इन्होंने अगले क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी पुस्तक प्रेमचंद जी ने नहीं लिखी है? गोदान, प्रेम पचीसी, गबन, ये तीनों प्रेमचंद ने लिखी है। आनंद मठ किसने लिखी है? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन को किस पुस्तक से ख्याति मिली, मतलब प्रसिद्धि मिली? तो लज्जा से। क्वेश्चन नंबर 215 है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी इसका आंसर है। मुद्रा राक्षस ग्रंथ का लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस ग्रंथ का लेखक हमारा है विशाखा दत्त। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 217, माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स, तो ये किसने लिखी है? R वेंकट रमन ने। जय सोमनाथ KM मुंशी द्वारा लिखी गई कृति है। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स अरुण शौरी ने लिखी है। और इसके अलावा है हमारा, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन पुस्तक सलमान रुश्दी द्वारा लिखी है? तो अभी रिसेंटली इनके साथ एक बहुत ही मतलब हुआ हादसा, तो पता ही होगा आप लोगों को। सलमान रुश्दी अभी काफ़ी टाइम पहले, अभी ये बहुत खबरों में थे। तो इसका जो आंसर है वो है द मूर्स लास्ट साई। क्वेश्चन नंबर हमारा 221 है,
मार्गरेट वेचर द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? द पाथ टू पावर। फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक कौन है? तो फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक है लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लॉपियर। अंकल टॉम्स केबिन के लेखक का क्या नाम है? ए बी स्टॉप इसका आंसर है। बार एंड पीस और अन्ना कैरेनिना दोनों एक ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखक की कृतियां हैं, तो उस लेखक का नाम है लियो टॉलसटॉय। बोरिस पास्तरनाक ने एक बहुत ही विवादास्पद बुक लिखी थी, उस बुक का नाम क्या है? डॉक्टर जिवागो। दास कैपिटल के लेखक कौन है? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखी है, सबको पता ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 227 है। मदर के लेखक का नाम क्या है? तो मदर के लेखक का नाम है मैक्सिम गोर्की। कलम का सिपाही प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, पता ही होगा सबको, ये जीवनी है एक। झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो श्याम लाल गुप्त पार्षद द्वारा उनकी रचना है। उसके बाद हमारा है आईने अकबरी का लेखक कौन है, या कौन था? आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी। कंप्यूटर एक उपकरण है जो गणितज्ञ और तार्किक संक्रियाएं संपन्न करता है। पीसी का अर्थ है पर्सनल कंप्यूटर। बाइनरी अंक प्रणाली में अधिकतम अंक 2 होते हैं। इनपुट उपकरण कौन सा है? तो माउस है। और सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। गणना हेतु प्रयोग में लाया गया पहला उपकरण कौन सा था? तो अबेकस था, सबको पता ही होगा। अबेकस कब प्रयोग करना शुरू किया गया? 250 ईसा पूर्व। किस अंग्रेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी है? तो फ्लॉपी। ठीक है, इसका जो आंसर है हमारा वो है फ्लॉपी। क्वेश्चन नंबर 240 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन पैकेज नहीं है? तो बेसिस पैकेज नहीं है। कौन सा बेमेल है? तो वर्ल्ड स्टार, डोस, एडिटर, वर्ड परफेक्ट। तो विंडो अलग है। ठीक है, बेमेल है। डाटा के समूचे सेट को क्या कहते हैं? तो उसे फील्ड कहते हैं। आईबीएम का पूरा नाम है इनपुट यूनिट है। ठीक है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। फ्लॉपी इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट दोनों है। कंप्यूटर की विशेषताएं हैं तेज रफ्तार, कार्यशीलता, स्वचालन, ठीक है, और परिवर्तनशीलता। तो इसका जो आंसर है वो है सभी, क्योंकि सारी चीज़ें कंप्यूटर के अंदर होती है। 1 बाइट बराबर है 8 बीट के। असंसाधित तथ्य को कहते हैं डॉटम। क्या कहते हैं? डॉटम। कंप्यूटर, तो ये सारे इसमें आंसर आ जाएंगे, सभी हैं तो उपरोक्त सभी आंसर आ जाएगा। डाटा क्या है? डाटा है असंसाधित तथ्य। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 251 है। जीने की कला आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक प्रचारक कौन थे? श्री श्री रविशंकर, आपको पता ही होगा। डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो दक्षिणी और लिटिल अंडमान। क्वेश्चन नंबर 153 है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई करेंसी, भी नहीं रहा है, जारी की गई करेंसी नोटों को महात्मा गांधी वाली श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी है जिस पर संसद भवन बना हुआ है? तो ये है 50 रुपये पे। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 255 पे। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में है, मैं ये करवा भी चुकी हूँ पहले। उसके बाद हमारा है निम्नलिखित में से कलाकारों और कला रूपों के मेल कीजिए। तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट है हमारा पन्नालाल घोष, तो ये हमारे बांसुरी बजाते थे। पंडित भीमसेन जोशी, ये हमारे हिंदुस्तानी संगीत, कंठ संगीत से जुड़े हुए हैं। उसके बाद हमारा है अंजलि इला मेनन, जो कि चित्रकला से, ड्राइंग से रिलेटेड है। मदुराई मणि अय्यर कर्नाटक संगीत से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 257। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। मेलानिन की वजह से। किस क्षेत्र में अधिकांश मौसम संबंधी गतिविधियां होती हैं? तो क्षोभ मंडल इसका आंसर है।
देन उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 259 की। निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? अरावली है, करवा चुकी हूँ पहले। निर्मज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए किस प्रकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है सोनार। ठीक है, तो यही था। और देखो अभी स्टोरेज भी अभी रहा है कि वीडियो पूरी रिकॉर्ड हो गई है, तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मतलब एहसान तो नहीं जता रही हूँ, बट मेहनत तो कर रही हूँ मैं, और उस मेहनत का फल भी मिलना चाहिए। तो आपको बस एक लाइक करना है। देखो अगर वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ लाइक करने के लिए, बट एक मोटिवेशन मिलता है आगे और अच्छा काम करने के लिए। तो बस इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और अगर ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है तो वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके प्लीज़ प्लीज़ एक बार रिवीजन ज़रूर कर लेना, ठीक है। थैंक यू एंड गुड नाइट।